लास्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट इनको डिफाइन कर चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे आयनिक वेट के बारे में। ये हम लोगों का दूसरा क्लास है। जानकारी दे दें, जिस स्टूडेंट का ये पहला क्लास है वो पहले पार्ट 1 को जरूर तैयार करेंगे। वीडियो जो पार्ट 1 आपको दिया गया है वो आप तैयार करेंगे, उसके बाद ही दूसरा में आप हाथ लगाएंगे, तभी बेहतर आपको समझ में आएगा। इन्हीं के अचानक दूसरा पढ़ने लगे तो दिक्कत होता है। तो आज हम लोग आयनिक वेट के बारे में जानते हैं। आयनिक वेट क्या होता है? वेट ऑफ आयन, जैसा नाम है वैसा ही मतलब भी होता है। आयन का जो वेट होगा उसी को हम लोग आयनिक वेट कहने वाले। वेट ऑफ आयन को ही आयनिक वेट कहा जाएगा। आयन के बारे में आप जानते हैं, जो चार्ज पार्टिकल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयन। जैसे यहां देखिए, ये सोडियम, इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो बन जाएगा Na+। ये आपका SO4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया जाता है तो बन जाता है SO4-2। तो देखिए, ये आपका चार्ज पार्टिकल, इसे आयन कहने वाले हैं। ये आपका चार्ज पार्टिकल, इसे भी आयन कहने वाले। एनी चार्ज पार्टिकल इज नॉन एज आयन। तो फिर ऐसे आयन के पास जो वेट होगा उसी को हम लोग आयनिक वेट कहेंगे। तो बताइए, Na+ का वजन क्या होने वाला है? Na+ का वेट क्या होने वाला है? आपको बता दें, हम सोडियम एटम का वेट 23 होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक वेट, एटॉमिक वेट कहते हैं। सोडियम एटम का वेट 23 होता है, जिसको आप एटॉमिक वेट कहते हैं। एटॉमिक वेट लीजिए, इसको आप एटॉमिक वेट कहेंगे। इससे जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो बनता है Na+, जो आयन बन चुका है। अब अंदाज कीजिए आप, Na+ का जो वेट होगा वो 23 होगा, या 23 से ज्यादा होगा, या 23 से कम होगा। आप में से बहुत को लग रहा होगा कि इसका 22 हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। इस Na+ का वेट जो है वो 23 ही होने वाला है। 23। आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों? एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हैं। तो मालूम आपको, इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, करीब करीब 0 के बराबर होता है। और जब करीब करीब 0 के बराबर होता है तो फिर किसी में 2-4 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया जाए या 2-4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, उसके वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो Na+ बन जाता है, जिसको आप आयन कहते हैं, और इस आयन का वजन 23 ही होने वाला है। तो आपने क्या सीखा? अगर आयन आपका एटम से बना होता है तो आयनिक वेट एटॉमिक वेट के बराबर होता है। तो Na+ का आयनिक वेट क्या हो जाएगा? 23। इसी तरह आगे और देखिए, ये क्या है आपका? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के पास जो वेट होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तो चलिए इसका वेट निकालते हैं। इसका एटॉमिक वेट 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 4 इक्वल टू हो चुका 96। तो SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 96। और इस SO4 में जब 2 इलेक्ट्रॉन घुस गया तो बन चुका SO4-2। मालूम आपको, जब किसी से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसके ऊपर +1 चार्ज होता है। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन घुसा देते हैं तो उसके ऊपर -1 होता है। तो भाई इस पर -2 चार्ज हो चुका है। तो कैसे आया? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घुस चुका है, तभी तो SO4-2 बना। और अब इस SO4-2 के पास क्या वजन आने वाला है? वही जो SO4 का होगा। आपको बता चुके हैं, SO4-2 का वजन SO4 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 2-4 इलेक्ट्रॉन घुस जाने से या निकल जाने से वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, करीब करीब 0 के बराबर होता है। तो इस तरह इस आयन का आयनिक वेट क्या हो जाएगा? 96। तो फाइनली आपने क्या समझा? अगर आपका आयन एटम से बना होता है तो आयनिक वेट एटॉमिक वेट के बराबर होगा। और इसी तरह अगर आयन आपका मॉलिक्यूल से बना है तो आयनिक वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। If ion is formed from atom, then ionic weight is equal to atomic weight. But if ion is
formed from molecule, then ionic weight will be equal to molecular weight. तो फिर ionic weight molecular weight के बराबर हो जाता है। बस ionic weight के बारे में इतना ही था। अब हम लोग मोल के बारे में जानेंगे। लीजिए मोल, इस मोल के बारे में समझिए। एक डिफरेंट टॉपिक, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। मोल के बारे में कोई पूछे क्या होता है मोल, तो आप क्या कहेंगे, ये अब हम लोगों को समझना है। वैसे मोल का हिंदी होता है छुछुंदर, वो चूहा की तरह जो एक खास तरह का होता है जिसको हम लोग छुछुंदर कहते हैं, उसका इंग्लिश यही मोल होता है। और फिर मोल का मतलब आपके चेहरे पर कोई तिल होता है, चेहरे पर तिल होता है, हाथ पर होता है, उसे भी मोल कहा जाता है। तो कोई पूछे क्या होता है मोल, तो ना तो आप तिल कहेंगे ना छुछुंदर कहेंगे, बल्कि इनसे हटकर आपको मोल का केमिस्ट्री में डेफिनेशन देना होगा। वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.02 into 10 to the power 23 atoms of that substance. 1 mole of any substance contains 6.02 into 10 to the power 23 atoms, molecules और ions, जिसके लिए हम लोग particles भी कह सकते हैं of that substance। क्या इसका मतलब है, चलिए आप समझिए। देखिए हम लोग 1 मोल सोडियम सब्सटेंस लेते हैं। लीजिए 1 मोल सोडियम सब्सटेंस लेते हैं। जब 1 मोल सोडियम सब्सटेंस लेंगे तो कितना पार्टिकल्स आपको मिलेगा, 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स मिलेगा। मालूम आपको सोडियम एटम के रूप में दुनिया में पाया जाता है। अगर सोडियम का इतना बड़ा टुकड़ा लेंगे तो उसमें लाखों लाख सोडियम एटम होगा, बहुत सारा सोडियम एटम होगा। तो 1 मोल सोडियम इक्वल टू हो जाएगा 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स की जगह पर आप एटम्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम सोडियम एटम के रूप में पाया जाता है। इसी तरह लीजिए हम लोग 1 मोल CO2 के बारे में जानेंगे। 1 मोल CO2 लीजिए, सब्सटेंस आपका बदल चुका है, CO2 भी आपका सब्सटेंस है, ये बदल चुका है। और CO2 दुनिया में किस रूप में पाया जाता है, मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, जो फार्मूला से क्लियर है। देख लीजिए फार्मूला से आपको समझ में आ रहा है। तो CO2 आपका सब्सटेंस है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। तो जब 1 मोल CO2 आपको दिया जाएगा तो फिर कितना मॉलिक्यूल्स आपको मिलेगा, 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएगा। मॉलिक्यूल्स इस सब्सटेंस का इतना सारा मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा आपको। इसी तरह लीजिए हम लोग लिखते हैं 1 मोल ऑफ Na+ सोडियम प्लस दिया गया, ये क्या है आपका आयन है, यानी सोडियम आयन, जो किस रूप में पाया जाता है, आयन के रूप में पाया जाता है। सबूत आपके सामने देख लीजिए, Na+ दिख रहा है आपको। तो जब 1 मोल Na+ आपको दिया जाएगा तो इसका मतलब है ढेर सारा आपको दिया गया। क्या दिया गया, एटम नहीं, मॉलिक्यूल नहीं, आयंस, बहुत सारा आयंस दिया गया। कितना आयंस दिया गया, 6.02 into 10 to the power 23 आयंस आपको मिल चुका, आयंस ऑफ Na+। भाई Na+ का इतना सारा आयंस आपको मिल चुका। तो फाइनली अब हम लोग क्या कहेंगे, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 into 10 to the power 23 होता है। यही था मोल का डेफिनेशन। उदाहरण आपके सामने, 1 मोल सोडियम में कितना एटम्स होगा, 1 मोल CO2 में कितना मॉलिक्यूल्स होगा और 1 मोल Na+ में कितना आयंस होगा, सारा उदाहरण आपके सामने। तो जब भी मोल कहा जाता है तो हम लोगों के दिमाग में एक खास नंबर आता है, और वो खास नंबर क्या है, 6.02 into 10 to the power 23। इसी तरह का बात हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हैं, व्यवहारिक जिंदगी में भी करते हैं, और वो शब्द है डजन। डजन, जिसको हिंदी में हम लोग दर्जन कहते हैं, दर्जन। तो व्यवहारिक जिंदगी में हम लोग डजन का उपयोग करते हैं, दर्जन का उपयोग करते हैं। और जो केमिस्ट है, जो केमिस्ट्री जानने वाले लोग हैं, वो मोल 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 हमेशा यूज करता है। जैसे व्यवहारिक जिंदगी में जब हम लोग डजन कहते हैं, दर्जन कहते हैं, तो आप क्या समझते हैं, 12
ना 13 ना 11, एग्जैक्टली 12। 12 को आप समझते हैं, डजन जो है वो एक खास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो है 12। अब सोचिए, एक दर्जन केला जब आप लेते हैं तो इतना छोटा छोटा केला आपको 12 मिलता है, और जब एक दर्जन हाथी लेते हैं तो उतना विशाल विशाल हाथी भी आपको 12 ही मिलता है। ऐसा नहीं कि हाथी विशाल विशाल है तो एक को मिले, केला छोटा छोटा है तो ज्यादा मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो जिस तरह डजन एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो पर्टिकुलर नंबर क्या है, 12, 12, जो किसी पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। पार्टिकल आपका बड़ा है कि छोटा है, सब्सटेंस बड़ा है कि छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डजन का मतलब सिर्फ 12 होता है। ठीक उसी तरह मोल भी एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक खास संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और वो खास संख्या क्या है, वो खास संख्या है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब सोचिए, अगर आपको एक मोल सोडियम दिया जाता है तो बहुत ही छोटा 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 एटम 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मिलता है। लेकिन एक मोल CO2 जब दिया जाएगा, सोचिए CO2 मॉलिक्यूल जो है सोडियम एटम की तुलना में काफी बड़ा बड़ा होता है, तो जब एक मोल CO2 आपको दिया जाएगा तो आपको बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल कितना मिला, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ऐसा नहीं हुआ कि CO2 बड़ा बड़ा है तो कम मिलेगा, सोडियम छोटा छोटा है तो ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। इसी तरह सपोज अगर आपको एक मोल हाथी दे दिया गया, अगर एक मोल हाथी दे दिया गया तो कितना हाथी मिलेगा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जिस तरह डजन किसी सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक उसी तरह मोल भी किसी सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। उसका पार्टिकल बड़ा है कि छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता। मोल हमेशा एक खास नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, और वो खास नंबर है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो फाइनली क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। यही था मोल का पहला डेफिनेशन। मोल को दूसरे ढंग से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मोल का एक दूसरा डेफिनेशन भी होता है, और क्या है वो दूसरा डेफिनेशन, व्हेन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट और आयनिक वेट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, देन दिस इज नोन एज 1 मोल। तो फिर इसी को 1 मोल कहा जाता है। जब एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो इसी को 1 मोल कहा जाता है। क्या इसका मतलब, चलिए अभी आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल यहां पर मालूम आपको, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इक्वल टू होता है 23, ऐसा आपको मालूम है। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, लेकिन जैसे हम लोग कहेंगे 23 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी इसमें हम लोग क्या सटा दिए, ग्राम, क्या लगा दिए, ग्राम, इसको किस में एक्सप्रेस किए, ग्राम में। तो जैसे हम लोग बोलेंगे 23 ग्राम ऑफ सोडियम, तो बस बन जाएगा ये 1 मोल ऑफ सोडियम। लीजिए दिया गया 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू हो चुका 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल सोडियम हो चुका। इसी तरह लीजिए आगे देखिए, मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 देखिए 44 होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 44, सिर्फ 44। अब इसमें आपको क्या लगाना होगा 44 में, केजी, टन, माइक्रोमीटर, कुछ भी नहीं, आपको लगाना है ग्राम। इसमें ग्राम लगाना होगा, ग्राम। जैसे आप बोलेंगे 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2, तो हो जाएगा 1 मोल ऑफ CO2। देखा आपने, जैसे हम लोग ग्राम लगाए वो 1 मोल ऑफ CO2 हो चुका। इसी तरह लीजिए लिखते हैं आयोनिक वेट ऑफ Na+। आयनिक वेट ऑफ Na+ इक्वल टू 23 होता है, मालूम है आपको, कुछ देर पहले हम बता चुके हैं आपको। देयरफॉर 23 ग्राम ऑफ Na+, 23 ग्राम ऑफ Na+ इक्वल टू हो चुका 1 मोल ऑफ Na+। तो देखा आपने,
जब हम लोग एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट में ग्राम लगाते हैं, ग्राम, ना कि केजी, टन, वन, क्विंटल, कुछ भी नहीं, ग्राम लगाते हैं, तभी उसे 1 मोल कहा जाता है। अब कोई आदमी आपसे कहेगा कि आपको सोडियम का 23 केजी दिया गया, केजी, क्या आपको 1 मोल मिला? नहीं मिला। कोई आदमी कहेगा CO2 का आपको फिर आपसे कहा जाएगा, सोडियम का ही बात करें, सोडियम का 23 टन, मन, क्विंटल दिया गया, क्या 1 मोल दिया गया? नहीं। जब आप सुनेंगे 23 ग्राम दिया गया, तभी आप कहेंगे 1 मोल आपको मिला। तो फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तभी 1 मोल कहा जाता है। आगे का बात करें, बोलिए, कोई आदमी आपको 1 मोल सोडियम दिया, कोई आदमी आपको 1 मोल सोडियम दिया, बोलिए सोडियम का कितना एटम आपको मिला? आप कहते हैं 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स मिला। फिर कोई आदमी अगर आपको 1 मोल सोडियम दिया और पूछता है कि बोल कितना ग्राम सोडियम मिला, तो आप बोलते हैं 23 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोल जो है नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वेट को भी रिप्रेजेंट करता है। मोल जो है नंबर के बारे में जानकारी देता है और वजन के बारे में भी जानकारी देता है। सोचिए, आपको 1 मोल दिया गया तो कैसे आप तुरंत बोलते हैं कि आपको 6.02 into 10⁻23 एटम्स मिला? ये क्या है? नंबर। और फिर आप कहते हैं 23 ग्राम सोडियम मिला, ये क्या है? वेट। इस तरह फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि मोल रिप्रेजेंट्स नंबर एज वेल एज वेट। मोल हमें नंबर के बारे में भी जानकारी देता है और वेट के बारे में भी जानकारी देता है। ये था ऑल अबाउट मोल। मोल के बारे में इतना ही। हालांकि इसी का उपयोग न्यूमेरिकल बनाने के समय हम लोग करेंगे तो और भी बेहतर आपको समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल न्यूमेरिकल आने से पहले तक आप इतना को तैयार अच्छी तरह से कर लेंगे। अगले क्लास में आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल मिलने वाला है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आज का हम लोग सीखते हैं। आज का अगला टॉपिक है हमारा ग्राम एटम। क्या होगा ग्राम एटम, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। लीजिए, लिखा गया ग्राम एटम। क्या है ग्राम एटम? अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, शब्द दिया गया ग्राम एटम। एटम जब आपको सुनाई दिया तो आप एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, आयनिक वेट क्या बोलना चाहेंगे? एटॉमिक वेट। एटम से एटॉमिक वेट ही होता है। तो ग्राम एटम को कैसे डिफाइन करेंगे? वेट, एटॉमिक वेट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है, देन दिस इज नोन एज 1 ग्राम एटम और सिंपली ग्राम एटम। जब एटॉमिक वेट में ग्राम लगा दिया जाता है, एटॉमिक वेट में जब ग्राम लगा दिया जाता है, तो फिर इसी को हम लोग 1 ग्राम एटम कहते हैं या सिंपली ग्राम एटम कहा जाता है। When atomic weight is expressed in gram, then this is known as 1 gram atom or simply gram atom. एग्जाम्पल है, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, लेकिन जैसे हम लोग कहेंगे 23 ग्राम ऑफ सोडियम, तो क्या बन जाएगा? 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। लीजिए, यहां लिखते हैं एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इक्वल टू 23। Therefore 23 ग्राम of sodium equal to 1 gram atom। 1 ग्राम एटम हो जाएगा ऑफ सोडियम, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। तो देखा आपने, सोडियम के एटॉमिक वेट में जब हम लोग ग्राम लगाते हैं तो उसी को हम लोग 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम कहते हैं। इतना सुनने के बाद आप बोलेंगे कि अरे कुछ देर पहले तो आप इसको मोल भी कह रहे थे। तो यस, इसको 1 मोल भी कह सकते हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम भी कह सकते हैं। दोनों ही चीज कहा जा सकता है। इसके बाद लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल क्या होगा? जब मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से आपको अंदाज लग गया होगा, यहां पर मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात होना चाहिए। होगा, बिल्कुल होगा। व्हेन मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, देन दिस इज नोन एज 1 ग्राम मॉलिक्यूल और सिंपली ग्राम मॉलिक्यूल। इसी को ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए।
एग्जाम्पल, molecular weight of CO2, मालूम आपको 44 होता है, लीजिए 44 दिया गया, therefore 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू हो जाएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ऐसा हो चुका। देखा आपने, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44, इसमें जैसे हम लोग ग्राम लगाए कि बस यही क्या हो चुका, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। फिर आप बोलेंगे अरे इसको तो मोल भी कहते हैं, हाँ मोल भी कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ CO2 बोलिए या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कहिए, दोनों एक ही चीज होता है, कोई अंतर नहीं होता। इसके बाद अब तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है ग्राम आयन। लीजिए नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं ग्राम आयन के बारे में। ग्राम आयन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ग्राम आयन को कैसे डिफाइन करेंगे, जब आयनिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है, जब आयनिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो बस इसी को 1 ग्राम आयन कहते हैं। आप कहेंगे फिर इसको मोल भी तो कहते हैं, हाँ इसको मोल भी कह सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल आपको देते हैं। आयनिक वेट ऑफ Na प्लस इक्वल टू 23। Na प्लस का आयनिक वेट 23 है, देयरफॉर 23 ग्राम ऑफ Na प्लस इक्वल टू हो जाएगा 1 ग्राम आयन ऑफ Na प्लस। लीजिए ऐसा हो चुका। तो ये था ऑल अबाउट ग्राम आयन। ग्राम आयन के बारे में इतना ही आपको कहना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, दिया गया एवोगाड्रो नंबर। क्या होता है एवोगाड्रोस नंबर, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एवोगाड्रोस नंबर, बार बार आपने सुना कि 1 मोल में 6.02 into 1023 पार्टिकल्स होता है। ये जो नंबर आप बार बार सुन रहे हैं 6.02 into 1023, बस इसी नंबर को एवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है। तो एवोगाड्रोस नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.02 into 1023 particles of that substance. This number, that is 6.02 into 10 to the power 23, is known as एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर का बहुत छोटा जवाब 6.02 into 10 power 23 को एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। बड़ा जवाब, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होता है, बस इसी नंबर को यानी 6.02 into 10 power 23 को ही एवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा टर्म और भी है, इसको भी हम लोग डिफाइन करें। लीजिए नेक्स्ट टर्म है हम लोगों के पास एसटीपी। यहां दिया गया एसटीपी एंड एनटीपी। एसटीपी एंड एनटीपी, लीजिए ये अगला टर्म एसटीपी एंड एनटीपी क्या होगा इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। चलिए इसका पहले तो फुल फॉर्म आपको बता दें। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसका फुल फॉर्म। और एनटीपी का फुल फॉर्म भी हम आपको बता दें, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। लीजिए ये इसका फुल फॉर्म, एनटीपी का फुल फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसका फुल फॉर्म दिया गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम आपसे पूछेंगे क्या एसटीपी और एनटीपी सेम होता है या डिफरेंट होता है। आपको अंदाज लग रहा होगा कि अरे नाम तो अलग अलग है, शायद डिफरेंट होना चाहिए। तो चलिए कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि ये सेम होता है कि डिफरेंट होता है, कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। चलिए जानिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 atm प्रेशर को कहा जाता है। 1 atm प्रेशर
ये 1 एटीएम प्रेशर क्या होता है? याद रहे, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो हम लोगों के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो हम लोगों के ऊपर लगातार प्रेशर लगाया जाता है, हर पल हर क्षण लगाया जाता है, इसी प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, 1 एटीएम प्रेशर कहते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 एटीएम प्रेशर को कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं और नॉर्मल प्रेशर, लीजिए नॉर्मल प्रेशर जो है वो 1 एटीएम को कहा जाता है, 1 एटीएम। अब तक आपको समझ में आ गया होगा एसटीपी और एनटीपी बिल्कुल एक ही चीज होता है, इसमें रत्ती भर का भी अंतर नहीं होता, नाम अलग अलग है लेकिन चीज एक ही होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही सेम होता है। मामला कुछ इस तरह का है, मान लीजिए किसी लड़के का घर का नाम है बबलू और स्कूल कॉलेज में नाम है संजय, तो क्या बबलू और संजय में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। ऐसा भी नहीं कि बबलू का बाल सोया हुआ, संजय का बाल खड़ा खड़ा, ऐसा भी तो अंतर नहीं है। तो जिस तरह बबलू संजय में कोई अंतर नहीं, ठीक उसी तरह एसटीपी एंड एनटीपी में कोई अंतर नहीं होता, बोथ आर सेम, बोथ आर एग्जैक्टली सेम। तो यही था अबाउट एसटीपी एंड एनटीपी। नेक्स्ट जो टर्म हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, आइए वो अब सीखते हैं। अगला हम लोगों का टर्म है मोलर वॉल्यूम। क्या होता है मोलर वॉल्यूम? अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे, तो ध्यान से जानिए मोलर वॉल्यूम के बारे में। लीजिए मोलर वॉल्यूम हम आपको सिखाते हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन भी हम पूछेंगे, इसलिए ध्यान से इसको सुनेंगे, सीखने का कोशिश करेंगे। मोलर शब्द जो है वो मोल से बना है, तो लगता है यहां पर मोल के बारे में बात तो होना ही चाहिए, होगा होगा बिल्कुल होगा, यहां पर मोल का बात होता है, बिल्कुल होता है। आपको 1 मोल सब्सटेंस लेना पड़ेगा, 1 मोल सब्सटेंस, और सब्सटेंस में भी क्या गैस लेना होगा, ये खास बात है, ना कि सॉलिड ना कि लिक्विड, 1 मोल गैस लेना होगा। और 1 मोल गैस आपको कहां लेना होगा? एसटीपी या एनटीपी पर, दोनों तो एक ही चीज होता है, तो एसटीपी हम लोग बोले या एनटीपी बोले, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो 1 मोल गैस आपको एसटीपी या एनटीपी पर लेना होगा, तब ऐसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर्स, जस्ट 22.4 लीटर्स होने वाला है, 22.4 लीटर्स हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 लीटर्स एट एसटीपी और एनटीपी। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी या एनटीपी पर 22.4 लीटर्स होता है। बस इसी वॉल्यूम को आप कहने वाले हैं मोलर वॉल्यूम। तो चलिए फिर से इस लाइन को हम रिपीट करें। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज, ऑक्युपाइज का मतलब होता है छेकना, घेरना, और जो छेका घेरा जाता है वही तो वॉल्यूम कहलाता है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 liters at STP or NTP. This volume, that is 22.4 liters, is known as molar volume. इसी वॉल्यूम को यानी 22.4 लीटर्स को ही हम लोग मोलर वॉल्यूम के नाम से पुकारेंगे। यही था मोलर वॉल्यूम। तो इतना आपको सुनाए, एक ही लाइन बार बार हम आपको बताएं, ज्यादा तो कुछ था नहीं, एक ही लाइन का बात था। अब चलिए इतना जब हम आपको सुना दिए तो अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं। ध्यान से सुनेंगे और आप लोग इसका आंसर अपने दिमाग में लाएंगे और फिर हमारे आंसर से मैच करेंगे। आपको 1 मोल CO2 गैस दिया गया, 1 मोल CO2 गैस दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। 1 मोल CO2 गैस दिया गया, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा गया। आंसर आपके दिमाग में आ चुका होगा, आपके दिमाग में होगा, क्या है वो हम ही आपको बता दें। 1 मोल CO2 गैस दिया गया और पूछा गया बता वॉल्यूम क्या होगा। आपका जवाब होने वाला है 22.4 लीटर्स, जो बकवास है, गलत है, ये सही नहीं, क्योंकि आपको कहा गया 1 मोल CO2 गैस दिया गया,
कहां दिया गया ये तो बताया नहीं गया। अगर एसटीपी पर दिया गया तब तो 22.4 लीटर्स होगा, और अगर एसटीपी पर नहीं दिया गया तो फिर नहीं होगा 22.4 लीटर्स। तो इसका सही जवाब था कैन नॉट बी सेड, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर ध्यान से सुनिए, दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं। आपको मीथेन गैस एसटीपी पर दिया गया, मीथेन गैस एसटीपी पर दिया गया। अब बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा। सोचिए, मीथेन गैस एसटीपी पर दिया गया, इसका वॉल्यूम बताइए। सोच लीजिए, आप लोग अपने अपने दिमाग में बात को सोच लीजिए। आप जवाब देने वाले हैं 22.4 लीटर्स, बकवास, गलत। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। मीथेन गैस आपको एसटीपी पर दिया गया, कितना दिया गया ये तो बोला नहीं गया। अगर 1 मोल दिया गया तब तो जवाब होगा 22.4 लीटर्स, लेकिन अगर 1 मोल से ज्यादा दिया गया तब तो वो 22.4 लीटर्स नहीं होगा। इसलिए आपको क्वेश्चन में मोल और एसटीपी दोनों ही सुनाई देना चाहिए, तभी आपका जवाब 22.4 लीटर हो सकता है। अब चलिए एक तीसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लें, जवाब आप दिमाग में लाएंगे आप सभी, और उसके बाद हम आपको इसका आंसर भी बताएंगे। मैच कीजिएगा, आपका सही हुआ कि गलत हुआ। आपको 1 मोल कोयला दिया गया एसटीपी पर, 1 मोल कोयला दिया गया एसटीपी पर, तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा। फिर आप कहेंगे 22.4 लीटर्स, जो गलत है, क्योंकि कोयला गैस नहीं होता। गैस भी सुनने को मिलना चाहिए, यानी मोल, 1 मोल एसटीपी और गैस। सोचिए, यहां तो आपको 1 मोल कोयला दिया गया एसटीपी पर और पूछा गया बता इसका वॉल्यूम क्या होगा। जवाब होगा कैन नॉट बी सेड, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सोचिए, एक ही लाइन है, कितने ज्यादा समय से हम इसको डिस्कस किए जा रहे हैं, तो बात बहुत मामूली है लेकिन बहुत सीवियर, इसलिए इसको दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लीजिए, आगे न्यूमेरिकल बनाने के समय काम आने वाला है। तो फिर नेक्स्ट न्यू टॉपिक, हम लोग मोलर वॉल्यूम तक सीख चुके हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने वाले हैं, जिस पर अगले क्लास में हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो पहले उस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को समझ लें, आप इसको घर में याद कर लेंगे। अगले क्लास में फिर हम आपसे पूछेंगे, तभी आपसे प्रॉब्लम बन पाएगा, इसलिए इसको घर में याद कीजिएगा जरूर। लीजिए, लिख दिया गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहां लिखा गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला लिखा जा रहा है। लीजिए, लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला होने वाला है? नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होगा वेट बाय एटॉमिक वेट। लीजिए, वेट बाय एटॉमिक वेट दिया गया इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे लिख दिए, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और फिर लिखा गया वेट बाय आयोनिक वेट। ऐसा होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला। सोचिए, ये 3 होता है। तो जब आपका सब्सटेंस एटम के रूप में रहेगा तो आप यूज करेंगे वेट बाय एटॉमिक वेट, जब मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और जब आयन के रूप में रहेगा तो वेट बाय आयोनिक वेट। ऐसा आप लिखने वाले हैं। तो किस परिस्थिति में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो आगे चलकर न्यूमेरिकल बनाने के समय बेहतर आपको समझ में आएगा। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसी समय बेहतर आपको समझ में आने वाला है, लेकिन फिलहाल तो आप इस फार्मूला को याद करके लेंगे, अगले क्लास में इसका उपयोग करेंगे। दूसरा नंबर में लीजिए, दूसरा फार्मूला है 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है। बार बार आप सुन चुके हैं, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की जगह पर एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। फिर लीजिए थर्ड नंबर फॉर्मूला, वेट ऑफ 1 एटम। एक एटम का वजन क्या होता है ये अब हम लोग सीखेंगे। वेट ऑफ 1 एटम, एक एटम का वजन क्या होने वाला है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट। लीजिए, एटॉमिक वेट बाय एवोगाड्रो नंबर। अच्छी तरह से याद रखेंगे, अगले क्लास में यूज होने वाला है एटॉमिक वेट बाय एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह
लीजिए 4 नंबर फॉर्मूला, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय एवोगाड्रो नंबर, मॉलिक्यूलर वेट बाय एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल का अगर वजन आपको निकालना है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा, बस आपको एक मॉलिक्यूल का वजन मिल जाएगा। इसी तरह लीजिए 5th नंबर, वेट ऑफ वन आयन, वेट ऑफ वन आयन इक्वल टू होगा आयोनिक वेट बाय एवोगाड्रो नंबर, आयोनिक वेट बाय एवोगाड्रो नंबर, वेट ऑफ वन आयन इक्वल टू आयोनिक वेट बाय एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। इसी तरह 6 नंबर फॉर्मूला लीजिए, 6 नंबर फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम, लीजिए लिखा गया नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम जिसको हम लोग मोल भी कहते हैं, तो हो जाएगा वेट बाय एटॉमिक वेट, ऐसा हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ ग्राम एटम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट बाय एटॉमिक वेट। उसके बाद लीजिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या देने वाले हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, लीजिए वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। उसके